नमस्कार दोस्तों। स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से अड्डा एमसीक्यू जीके में। दोस्तों आज हम चर्चा करने वाले हैं जो दोस्तों भूगोल विषय से यानी लैब असिस्टेंट की जो परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं और जो भूगोल विषय से दोस्तों तैयारी कर रहे हैं उनके लिए ये वीडियो महत्वपूर्ण साबित होगा। उनके लिए दोस्तों आज महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तरी का ये वीडियो है। और दोस्तों बात करें भूगोल विषय की तो दोस्तों आरएसएम एसएसबी बोर्ड द्वारा अभी भूगोल विषय का कोई सिलेबस जारी नहीं हुआ है कि किस पैटर्न पर परीक्षा होगी। जो साइंस से तैयारी कर रहे हैं उनकी तो दोस्तों जो पुराना पैटर्न है उसी को फॉलो करें। और दोस्तों भूगोल की तैयारी करने वाले और दोस्तों जिनके होम साइंस सब्जेक्ट भी है, जो होम साइंस से भी तैयारी कर रहे हैं, उनको दोस्तों 11th और 12th की माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की जो भी आपके पुस्तकें हैं उन पुस्तकों को आप फॉलो करें। और दोस्तों जो आपके प्रायोगिक पुस्तकें हैं उनको भी साथ में पढ़ते रहें। अब दोस्तों 100% वेटेज में से दोस्तों 20 से 30% वेटेज यकीन मानिए आपके प्रायोगिक की जो बुकें हैं, प्रायोगिक यानी प्रैक्टिकल की जो बुक्स है, उनमें से दोस्तों 20 से 30% वेटेज उनमें से ही होगा। क्योंकि दोस्तों जो अब लैब का काम है तो दोस्तों सीधी सी बात है कि प्रायोगिक बुक और प्रैक्टिकल यानी प्रैक्टिकल की बुक है उनमें से भी प्रश्न आपके बनेंगे। और जो थियोरेटिकल बुक है उनको भी फोकस करें। और ध्यान रखिए दोस्तों 11th 12th की, भले वो होम साइंस के हैं विद्यार्थी और जो विद्यार्थी हैं आपके जियोग्राफी के, तो 11th 12th की आप माध्यमिक शिक्षा बोर्ड जो एनसीईआरटी बेस्ड है उन बुक को फॉलो करें। तो आज हम चर्चा करेंगे। और दोस्तों सिलेबस का इंतज़ार मत कीजिएगा, जून में आपके परीक्षा प्रस्तावित है और 11th 12th को बुकों को आप फॉलो करें और इनमें से ही आपके प्रश्न बनेंगे। तो शुरू करने से पहले अगर आपने हमारे चैनल अड्डा एमसीक्यू जीके को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, पास में स्थित बेल आइकन को दबाएं ताकि समय समय पर आपको अपडेट मिलते रहें। तो बिना देरी के शुरू करते हैं भूगोल की महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तरी। तो दोस्तों पहला प्रश्न है किस भूगोलवेत्ता द्वारा। अब दोस्तों ये थोड़ा इजी प्रश्नों का ही वीडियो होगा और इसके साथ ही हम प्रश्नों के लेवल को भी थोड़ा बढ़ाएंगे। आगे आगे आपके वीडियो आते रहेंगे दोस्तों, उनमें हम प्रश्नों के लेवल को भी बढ़ाएंगे। तो दोस्तों पहला प्रश्न है किस भूगोलवेत्ता द्वारा भूगोल यानी ज्योग्राफी शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किया गया। तो ये किसके द्वारा किया गया दोस्तों, ये किया गया इरेटोस्थेनीज द्वारा। तो स ऑप्शन इसका सही उत्तर है। चलते अब अगले प्रश्न की ओर। अब अगला प्रश्न है दोस्तों, ये दोस्तों अब आपके जो प्रैक्टिकल की बुक है उसमें से ये प्रश्न लिया गया है। तो ये प्रश्न क्या है दोस्तों, मात्रात्मक वितरण मानचित्र बनाने की विधियाँ हैं। तो मात्रात्मक मानचित्र बनाने की विधियाँ कितनी होती है, तो ये होती है दोस्तों आपके 4 विधियाँ। अब दोस्तों 4 विधियों की बात करें तो ये 4 विधियाँ कौन कौन सी है। तो एक है आपके दोस्तों समान रेखा विधि, दूसरी है दोस्तों आपके वर्ण मात्री विधि, तीसरी की बात करें तो तीसरी है दोस्तों आपके बिंदु विधि, और चौथी की बात करें तो चौथी है आपके दोस्तों आलेखी विधि। तो ये मात्रात्मक वितरण मानचित्र बनाने की कितनी विधियाँ हैं, तो ये है विधियाँ दोस्तों 4। ये 4 विधियाँ हैं, समान रेखा विधि, वर्णमात्री विधि, बिंदु विधि और आलेखी विधि। अब दोस्तों वितरण मानचित्र की 2 विधियाँ होती है, एक तो होती है गुणात्मक विधि, एक होती है दोस्तों मात्रात्मक विधि। तो इनको भी थोड़ा आप ध्यान में रखिएगा। हमने मात्रात्मक वितरण की मानचित्र बनाने की कितनी विधियाँ होती हैं उसके बारे में चर्चा की, एक आपके गुणात्मक विधि भी होती है। चलते हैं अब अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न दोस्तों सूर्य से पृथ्वी की स्थिति है, बेहद ही सरल प्रश्न है दोस्तों। तो सूर्य से पृथ्वी की स्थिति किस स्थान पर है, यह है तीसरे स्थान पर। तो स ऑप्शन इसका सही उत्तर है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला चौथा प्रश्न है दोस्तों आपके प्रकाश की गति का पता लगाने वाले खगोलविद कौन थे। तो प्रकाश की गति का पता लगाने वाले खगोलविद कौन थे दोस्तों, तो ये थे दोस्तों ओले क्रिस्टेंसेन रोमन, और ये दोस्तों डेनमार्क नॉर्वे के खगोलविद थे। तो इसका सही उत्तर है दोस्तों आपके ऑप्शन
और दोस्तों इस प्रकाश की गति का पता लगाया गया था दोस्तों आज से 340 वर्ष पहले। और दोस्तों प्रकाश के चाल की बात करें तो एक और महत्वपूर्ण प्रश्न बन सकता है कि प्रकाश की चाल कितनी होती है, तो ये होती है दोस्तों आपकी 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड। 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड। चलते हैं हम अगले प्रश्न की ओर। अगला 5वां प्रश्न दोस्तों, आरेख बनाने की विधि नहीं है। तो इनमें से दोस्तों अब आरेख बनाने की विधियों की बात करें दोस्तों, तो आरेख आपके बनाए जाते हैं दोस्तों 3 प्रकार की विधियों से। एक होती है दोस्तों एक विमीय विधि, एक होती है द्विविमीय, एक होती है दोस्तों त्रिविमीय। अब सामान्य भाषा में कहें तो ये 1D 2D और ये होती है आपके 3D। अब इनमें से हमें पूछा है कि आरेख बनाने की विधि इनमें से कौन से नहीं है, तो दोस्तों दंड आरेख है। ये दोस्तों एक विमीय विधि के अंतर्गत बनाए जाते हैं। और दोस्तों ब्लॉक आरेख की बात करें तो ब्लॉक आरेख बनाए जाते हैं आपके त्रिविमीय विधि के अंतर्गत। और दोस्तों तारा आरेख की बात करें तो तारा आरेख भी बनाए जाते हैं दोस्तों त्रिविमीय विधि के अंतर्गत। तो इनमें से ये सभी तो आपके आरेख बनाने की विधियां हैं। और दोस्तों मीन आरेख है जो आरेख बनाने की विधि नहीं है। तो द ऑप्शन दोस्तों इसका सही उत्तर है। ये प्रश्न भी दोस्तों आपके प्रैक्टिकल की बुक में से ही बना है। चलते हैं हम अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है दोस्तों 30 डिग्री सेल्सियस को, सी का मतलब है दोस्तों सेल्सियस का फ़ारेनहाइट में परिवर्तन होगा। यानी हमको 30 डिग्री सेल्सियस को फ़ारेनहाइट में बदलना है। अब दोस्तों फ़ारेनहाइट में बदलने के लिए एक सूत्र को याद रखिएगा। ये सूत्र है दोस्तों F = C × 1.8 + 32। ये होता है दोस्तों आपके फ़ारेनहाइट में बदलने का सूत्र। अब दोस्तों C की जगह यानी हमें 30 डिग्री सेल्सियस का पूछा है, तो दोस्तों 30 × 1.8 और +32। और दोस्तों इसको हल करने पर आएगा दोस्तों 86, यानी 86 डिग्री फ़ारेनहाइट। यानी 30 डिग्री का फ़ारेनहाइट में रूप क्या होगा, यह होगा दोस्तों 86 डिग्री फ़ारेनहाइट। तो इसका सही उत्तर है दोस्तों ऑप्शन स। अब दोस्तों इसका विपरीत प्रश्न भी बन सकता है कि फ़ारेनहाइट को सेल्सियस में बदलिए। तो फ़ारेनहाइट को दोस्तों सेल्सियस में बदलने के लिए एक सूत्र याद रखिएगा। ये सूत्र है दोस्तों आपके C = F - 32 / 8। ये सूत्र है दोस्तों, इसको याद रखिएगा कि अगर फ़ारेनहाइट को सेल्सियस में बदलना है तो ये सूत्र आप याद रखिएगा। ये क्या सूत्र है, F - 32 / 8, यानी F घटाव 32 और भाग 8 का। ये दोस्तों फ़ारेनहाइट को सेल्सियस में बदलने का सूत्र है। और जो दोस्तों पीछे सूत्र बता है उस सूत्र से ये प्रश्न हल होगा। तो वो सूत्र क्या था, वो सूत्र था दोस्तों F = C × 1.8 + 32। C की जगह हमने 30 रखा, इससे हमारा उत्तर आया दोस्तों 86। तो इन दो सूत्रों को आप याद रखिएगा, इसमें से भी दोस्तों आपके प्रश्न बन सकता है। तो इसका सही उत्तर है दोस्तों आपके ऑप्शन स। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न दोस्तों घंटर जरीब की लंबाई होती है। तो दोस्तों घंटर जरीब की लंबाई कितनी होती है, ये भी दोस्तों आपके प्रैक्टिकल की बुक से ही प्रश्न बना है। तो ये होती है दोस्तों 66 फीट। कितनी होती है, 66 फीट, या फिर कहें तो 22 गज। कितनी होती है, 22 गज। और एक इसके बारे में एक फैक्ट और याद रखिएगा दोस्तों, इसमें 100 कड़ियाँ होती है। इसमें कितनी कड़ियाँ होती है, ये 100 कड़ियाँ होती है। ये जो पटवारी वगैरह होते हैं दोस्तों, उनके द्वारा इसका प्रयोग भूमापन में किया जाता है। तो इसका सही उत्तर है दोस्तों आपके ऑप्शन अ। चलते हैं हम अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है दोस्तों 50 सेंटीमीटर से कम वर्षा वाले क्षेत्रों में पाए जाने वाले, यहाँ पर है दोस्तों पाए जाने वाले मिस प्रिंट है थोड़ा, पाए जाने वाले वन है। तो 50 सेंटीमीटर से कम वर्षा क्षेत्रों में पाए जाने वाले वन कौन से, ये है दोस्तों आपके मानसूनी वन। तो इसका सही उत्तर है आपके ऑप्शन अ। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है भौगोलिक वर्गीकरण के आधार पर निम्न में से कौन सा वन नहीं है।
यानी भौगोलिक वर्गीकरण के आधार पर इनमें से कौन से वन हैं। अब दोस्तों अगर वनों के वर्गीकरण की बात करें तो वनों का वर्गीकरण 3 प्रकार से किया गया है। पहला तो है दोस्तों आपके भौगोलिक वर्गीकरण, दूसरा है दोस्तों आपके प्रशासनिक वर्गीकरण, दूसरा कौन सा है, प्रशासनिक वर्गीकरण, और दोस्तों तीसरा है आपके नवीन वर्गीकरण। अब दोस्तों सदाबहार वन की बात करें तो सदाबहार वन किसके अंतर्गत आते हैं, तो ये आते हैं दोस्तों आपके भौगोलिक वन के अंतर्गत। सूक्ष्म वन की बात करें तो सूक्ष्म वन भी दोस्तों भौगोलिक वर्गीकरण के आधार पर आते हैं, और पर्वतीय वन भी दोस्तों भौगोलिक वर्गीकरण के आधार पर आते हैं। और दोस्तों अवर्गीकरण वन दोस्तों भौगोलिक वर्गीकरण के आधार पर नहीं आते, ये आते हैं दोस्तों प्रशासनिक वर्गीकरण के आधार पर। तो इसका सही उत्तर है दोस्तों आपके ऑप्शन द। हमें भौगोलिक वर्गीकरण के आधार पर कौन सा नहीं है, तो ये है दोस्तों अवर्गीकरण वन। चलते हैं हम अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है दोस्तों 10वां प्रश्न, वायुमंडल में आर्द्रता किससे मापी जाती है। तो वायुमंडल में आर्द्रता का मापन किसके द्वारा किया जाता है, ये किया जाता है दोस्तों हाइग्रोमीटर द्वारा। तो इसका सही उत्तर है आपके ऑप्शन अ। तो धन्यवाद दोस्तों, ये थे आपके जियोग्राफी के 10 प्रश्न। और दोस्तों एक बार और कह रहा हूँ, सिलेबस का इंतजार मत कीजिएगा 11th 12th की, भले ही वह होम साइंस से जो तैयारी कर रहे हैं लैब असिस्टेंट की परीक्षा की, और भले ही कोई जियोग्राफी सब्जेक्ट से तैयारी कर रहे हैं, इनकी दोस्तों माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की जो एनसीईआरटी बेस्ड है इन बुकों को फॉलो करें। इन बुकों को अभी से पढ़ना चालू कर दें। जून में परीक्षा दोस्तों प्रस्तावित है, और जून में ही आपकी परीक्षा होगी। और दोस्तों अभी तो ये 10 प्रश्न थे, और आगे वाले वीडियो में प्रश्नों की संख्या को बढ़ाया जाएगा। और दोस्तों उम्मीद है कि ये वीडियो आपको पसंद आया है। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और दोस्तों सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नए वीडियो में ऐसे ही कुछ नए प्रश्नों के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।